Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs from 18th to 21st January. जो भी आपके important current affairs है वो सारे discuss करेंगे. And pardon me for today, I am out of station. So आज मैं usual mode में I won't be able to record. तो आप इसी mode में try to understand the concepts and keep the notes with you. It will help you. So I did not want to miss the discussion. So instead I decided to create it like this. ठीक है? So studio facility आज मेरे पास तो इसी तरीके से आई एम रिकॉर्डिंग फॉर टुडे, राइट? तो लेट्स सी द टॉपिक्स. बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे न्यूज़ आइटम्स आई हैं. वी विल डिस्कस देम ग्रेजुअली. ठीक है, ये पंजाब स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स है. जो लोग पंजाब पीसीएस में अपियर होंगे उनके लिए ये डाटा अच्छा रहेगा. बाकी सारे आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एज वेल एज पंजाब पीसीएस स्टूडेंट्स. पूरे टॉपिक्स जो हैं, पूरी लिस्ट हम सब कवर करनी है टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन अ वाइज मैनर, इन अ वेल एडुकेटेड मैनर. ठीक है, सो इसलिए सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. आई विल स्किप डायरेक्टली टू द डिस्कशन ताकि टाइम वेस्ट ना हो. आप पॉज करके सारी लिस्ट देख सकते हैं. फर्स्ट न्यूज आइटम लेट्स डिस्कस. क्लाइमेट चेंज में रिड्यूस एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 6 months स्टडी. तो नई स्टडी आई है रिटन इन द जर्नल प्लॉस क्लाइमेट. तो इस स्टडी ने क्या बताया है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है. क्लाइमेट चेंज हमने लास्ट डिस्कशन में भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के वजह से डिजास्टर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, बड़ी डिटेल में बड़ी फ्लो चार्ट के साथ डिस्कस किए थे. अगर आपने वो डिस्कशन नहीं देखी है प्लीज लास्ट डिस्कशन जरूर देखिए. उसी में आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से और क्या हमारी लाइफ्स में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल सेक्टर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है. मेनली ये स्टडी ने फाइंड आउट किया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज लूजिंग 6 months of their average life because of climate change. ठीक है, so climate change की वजह से, उससे related situations की वजह से we are all losing 6 months on average in our lifespan. राइट, ये सिर्फ डाटा लिख के रखिए, अपने आंसर्स में हमें हेल्प करता है. ठीक है, आंसर्स जब आप लिख रहे हैं आपने जस्टिफाई करना है कि सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट होंगे, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, लाइफस्टाइल पे. देयर यू कैन यूज दिस डाटा. राइट, जस्ट दैट मच इज इम्पॉर्टेंट. नाउ मालदीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है. हम जब से जनवरी शुरू हुआ है वी आर डिस्कसिंग दिस इशू बहुत डिटेल में. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्लीज चेक जनवरी की स्टार्टिंग डिस्कशंस. यू विल फाइंड डिटेल डिस्कशन ऑन मालदीव्स आल्सो. राइट, सो ये नया पॉइंट है जो हमने एज एन एग्जांपल अपने नोट्स में ऐड करना है. जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं दे विल हैव नोट्स ऑफ इंडिया मालदीव्स, तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं. राइट, अदरवाइज डोंट वरी, आपके पास कंपाइलेशन भी आ जाएगी मंथ एंड पे, उससे अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए. डोंट वरी अबाउट द नोट्स. सो ये नया आर्टिकल क्या आया था, नई न्यूज आइटम आई है कि मालदीव्स ने तुर्की के साथ डील साइन की है टू बाय ड्रोन्स. ठीक है, तो मैंने लास्ट डिस्कशन में आपको बताया था कि मालदीव्स में जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो इसी इशू पे इलेक्ट हुए हैं कि ही हैज टू रिड्यूस मालदीव्स डिपेंडेंसी ऑन इंडिया. एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे वो इलेक्शन जीते हैं. तो अब ये उसी डायरेक्शन में एक स्टेप माना जा रहा है कि इंडिया के ऊपर दे आर वेरी मच डिपेंडेंट. इंडिया से मिलिट्री इंपोर्ट्स ये बहुत सारे करते हैं, हेलीकॉप्टर्स हों या वेरियस इक्विपमेंट्स हो. सो नाउ दे वांट टू रिड्यूस दोज इंपोर्ट्स, इसीलिए इन्होंने टर्की के साथ ये $37 million की डील साइन की है. Drones they will be buying from Turkey. The ultimate aim is to not be just dependent on India and rather be buying products from other countries as well. तो आप इसको इंडिया मालदीव्स रिलेशन में लिखते हुए एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं दैट हाउ द रिलेशंस आर not doing very well. Maldives is taking actual steps to reduce its dependence on India, and this shows that India Maldives relations might slowly go downhill in coming times. ठीक है, इस तरीके से आप एज एन एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है एक करंट अफेयर्स का, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल. सो प्री हेरिटेज प्रोजेक्ट्स इन पंजाब हरियाणा बैग यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2023. तो यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड्स डिक्लेयर हुए थे दिसंबर में. वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पंजाब की लोकेशंस को, ओवरऑल इंडिया की लोकेशंस को अवार्ड्स मिले हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे. प्री हेरिटेज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, नेमली रामबाग गेट, अमृतसर में ये सिचुएटेड है. राइट, उसके बाद पीपल हवेली,
गुरदासपुर में सिचुएटेड है, एंड चर्च ऑफ एफिनी गुरुग्राम में या गुड़गांव जिसे हम कहते हैं वहां सिचुएटेड है। इन तीनों को बेसिकली ये मिला है। रामबाग गेट अगर आप देखें, अमृतसर बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट कल्चरल सिटी है, वहां पे ये लोकेटेड है। 3 स्टोरीड ये बिल्डिंग है आज की डेट में, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। दिस गेट हैज बीन अवॉर्डेड द प्राइज फॉर द हेरिटेज वैल्यू दैट इट होल्ड्स। आज के दिन में अगर आप देखें तो 3 स्टोरीड बिल्डिंग है यहाँ पे, जहाँ मार्केट है, लोकल मार्केट, ट्रेडिशनल कम्युनिटी मार्केट है यहाँ पे। एक गवर्नमेंट स्कूल को भी हाउस करती है ये बिल्डिंग, और एक म्युनिसिपल प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ पे पाई जाती है, राइट। देन पीपल हवेली, आई विल शो यू द पिक्चर, दिस इज व्हाट इज पीपल हवेली। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रेडिशनल वे में होम स्टे बनाया गया है, रूरल होम स्टे, टू शोकेस दी कल्चरल वेल्थ दैट पंजाब होल्ड्स। एंड यहाँ बिल्कुल सस्टेनेबल, इकोलॉजिकल, इको फ्रेंडली मैनर में ये पूरा जगह जो है डेवलप की गई है। इसके ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं टू मैनर्स दैट आर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। ठीक है, सो इसीलिए इसको अवार्ड दिया गया है। हम हेरिटेज को भी, कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट टू इन सस्टेनेबल मैनर, राइट। इसीलिए इसको अवार्ड दिया गया है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। पंजाब की खुद की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड भी दिया, राइट। यहाँ पे आपको सारा पंजाब का कल्चर शोकेस किया जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफी काम किया जाता है। यहाँ विमेन आर्टिजन्स को जगह दी जाती है जो अपने क्राफ्ट्स को यहाँ बना के सेल कर सकती हैं, लिविंग, राइट। तो ये अपने प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़े नाम याद रखना। रामगढ़ गेट, पीपल हवेली, कहाँ है ये, चर्च ऑफ अफीनी जो गुरुग्राम में है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना प्रीलिम्स में, राइट। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट सम ऑफ द प्रोग्राम्स दैट वी आर रनिंग। देखिए, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपको हमारी वेबसाइट www.siddhipunjab.com पे मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए और कोर्सेज सेक्शन में जाइए, वहाँ सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे। आपको कोई भी इशू हो, आपको नहीं समझ आ रहा कौन कहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर विद योर नेम, विल हेल्प यू देयर, विल शेयर द लिंक दैट यू नीड। ठीक है, करना कैसे है प्रोग्राम, दैट इज माई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी आपकी प्रेपरेशन की, दैट यू कैन यूज टू होन योर प्रेपरेशन। और एंड आई विल बी अवेलेबल टू यू एट एनी टाइम यू नीड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपको कोई भी इशू आए, आप रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, थ्रू फोन कॉल, थ्रू वीडियो कॉल, और थ्रू ऑफलाइन मीटिंग ऑल्सो, इफ यू एंड आई आर ऑन द सेम लोकेशन। Okay, so this program will help you identify your mistakes on a regular basis. आपको जहाँ भी इशू आ रहा हो, चाहे नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग में, anywhere, you can get that, you can sit with me, discuss that issue, correct your problems under this program। ठीक है, एक सेट ऑफ 30 वीडियोस बेसिक मिलेंगी, जहाँ जिनको देख के आप अपने बेसिक्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट पर्सनल फ्रॉम मी। ठीक है, उसके बाद पंजाब के बच्चों के लिए पंजाब पीसीएस सीरीज चल रही है, डेडिकेटेडली पंजाब का सिलेबस में कवर होगा। यू कैन जॉइन दैट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस योर सिलेबस एंड नो वेयर यू स्टैंड। एंड लेटेस्ट करंट अफेयर की मैगजीन भी लॉन्च कर दिया हमने, December 23 का ये एडिशन लॉन्च हो चुका है। यू कैन डाउनलोड एंड कवर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर यूपीएससी एज वेल एज पंजाब नेशन, दिस विल यू। इसके साथ मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, मेंस क्वेश्चंस, दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड अगेन शेयर इट विद अस ऑन द गिवन नंबर। ठीक है, तो आपको वैल्यूएटेड आंसर्स भी मिल जाएंगे, यू सो, राइट। Let's see the next topic, very important. India tops global indoor air pollution chart with highest average annual PM 2.5 level study. तो नई स्टडी आई है, ये क्या शोकेस कर रही है, एयर पोल्यूशन लेवल्स, दैट टू इंडोर एयर पोल्यूशन लेवल्स दैट आर वेरी हाई इन इंडिया, राइट। इंडिया इज द हाईएस्ट इंडोर एयर पोल्यूशन वाली कंट्री, राइट। सो एयर पोल्यूशन आप देखिए दो टाइप की हो सकती है। विद इन योर हाउस होल्ड्स, आपके घर के अंदर कैसी एयर क्वालिटी है, दैट इज इंडोर एयर। एंड आउटडोर्स, बाहर आपके इन्वायरमेंट में जो आप बाहर जाते हैं, वहाँ की क्या क्वालिटी है, दैट इज आउटडोर एयर पोल्यूशन। तो ये स्टडी किसके साथ डील कर रही है, करंटली इट इज डीलिंग विद इंडोर एयर पोल्यूशन। आपके घरों में एयर क्वालिटी क्या है उसके बारे में बताया है, एंड इंडिया स्टैंड्स वर्स्ट इन दिस इंडेक्स। ठीक है, आप इंडेक्स देखें तो इंडिया फॉलोड बाय चाइना, टर्की, यूएई, इस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स पे इनके फिगर्स आए। तो कैसे इंडोर एयर क्वालिटी आप कैसे जज करते हैं, देखिए इंडोर एयर क्वालिटी कैसे खराब होती है। अगर आपके घर में लेट्स से
वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपरली, तो जो भी बैक्टीरिया है, डस्ट है, वो सब अंदर ही घूमता रहता है। आपके कारपेट्स साफ नहीं है, सोफा साफ नहीं है, बेड साफ नहीं है, कर्टन साफ नहीं है, वो सारे माइक्रोब्स अंदर ही घूमते रहेंगे। पेंट से बहुत सारे फ्यूम्स रिलीज होते हैं। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, अगेन वो फ्यूम्स, वो केमिकल्स जो हैं अंदर ही घूमते रहेंगे। गैस वगैरह, आप फायरवुड फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसके भी सारे जो एमिशंस है अंदर ही घूमते रहेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इंडोर एयर पोल्यूशन का होता है पुअर वेंटिलेशन। ठीक है, ये सब चीजें हर घर में होती हैं, बट अगर आप वेंटिलेटेड रखते हैं, हर तरफ से आपका घर थोड़ा खुला हो, जो एयर है वो पास करती रहे, गंदी एयर या पोल्यूटेड पोल्यूटेड केमिकल्स बाहर आते रहे, अंदर से बाहर साफ हवा बाहर आती रहे, तो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रेजेंट स्टडी हमें क्या कह रही है कि इंडिया की एयर पोल्यूशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा, इंडोर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। पीएम 2.5 लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया की घरों में। राइट, पीएम 2.5 क्या होता है? ये बेसिकली पॉल्यूटेंट का साइज बताता है। 2.5 माइक्रोमीटर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप रियल टर्म में समझना चाहे कि ये कितना साइज होगा 2.5 माइक्रोमीटर्स, इट इज 100 टाइम्स लेसर देन द हेयर का साइज दैट यू सी। हेयर की आप थिकनेस अपने देखते हैं ना, तोड़ के एक देख लीजिए, उससे 100 टाइम्स साइज छोटा है। तो ये सोचिए, इतने छोटे, इतने पतले ये पार्टिकल्स जब आपके अंदर तक जाएंगे, दे कैन रीच टू द स्मॉलेस्ट पार्ट्स, टू द नैरोएस्ट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। इसीलिए ये बहुत हार्मफुल होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए। ये लंग्स के अंदर तक एंटर कर जाते हैं एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विद। ये सो इसीलिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे लिख के रखिए, बहुत काम आएगा आंसर राइटिंग में। एनी टाइम इट इज आस्क्ड इन एसेज आल्सो, यू कैन यूज। नेक्स्ट न्यूज आइटम करते हैं, फर्स्ट पैक्ड इंक्ड फॉर माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स अब्रॉड। राइट, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स का होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिया ने फर्स्ट ऐसा एक इंटरनेशनल पैक्ट साइन किया है जिसमें वो फॉरेन कंट्री में से क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे खुद। राइट, तो इंडिया की 3 कंपनीज ने, 3 PSUs, गवर्नमेंट कंपनीज ने, विच आर काबिल, दैट इज खनिज इंडिया विदेश लिमिटेड, हमारी ये PSU है। बेसिकली वो इंटरनेशनल ये मिनरल माइनिंग के लिए ही हमने बनाई हुई है। दिस काबिल फर्म along with some other government PSUs, इन्होंने मिलके अर्जेंटीना के साथ पैक्ट साइन किया है। अर्जेंटीना विच इज रिच इन क्रिटिकल मिनरल लाइक लिथियम, लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये पैक्ट साइन किया। राइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए। इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट एंड इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने अग्रीमेंट साइन किया है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। चाइना ऐसे अग्रीमेंट्स ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज कंपनीज के साथ साइन कर चुका है, USA ऑल्सो, एंड इंडिया हैज़ मेड इट्स फर्स्ट बिगिनिंग एंड दिस इज सच अ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। राइट, सो इस मूव का सिग्निफिकेंट क्या है? एक तो आप देखिए लिथियम ट्रायंगल, ऐसी 3 कंट्रीज जहाँ पे लिथियम बहुत हाई क्वांटिटी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, दैट इज अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। ABC से याद रख सकते हैं आप, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, तीनों लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज है। यहाँ पे लिथियम कंटेंट, लिथियम की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पाई गई है, इसीलिए इसे लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। हाईएस्ट क्वांटिटीज ऑफ लिथियम आर देयर। ये, और हमने इस लिथियम ट्रायंगल के साथ इंगेजमेंट अब शुरू कर दी है बाय साइनिंग दिस अग्रीमेंट विद अर्जेंटीना। इसीलिए ये अग्रीमेंट बहुत बहुत सिग्निफिकेंट। सेकंड रीजन क्या है इस अग्रीमेंट के सिग्निफिकेंट होने का? चाइना पे हम बहुत डिपेंडेंट रहे हैं फॉर लिथियम इंपोर्ट्स। वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इंपोर्टिंग लिथियम, और हम अराउंड 25,000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट कर चुके हैं 2022-23 में चाइना से।
तो आप खुद सोचिए, चाइना अ बेलिजरेंट नेशन, वी डू नॉट हैव वेरी गुड ग्रेट टाइज विद दिस नेशन, एंड हम इतना लिथियम की डिपेंडेंसी इस पे रख रहे हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर इंडिया इन लॉन्ग टर्म। तो ये जो हमारा अग्रीमेंट है, दिस विल हेल्प अस रिड्यूस दैट डिपेंडेंसी ऑन चाइना एंड रादर गेट लिथियम विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री टुडे। ई व्हीकल्स हो गए या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की हर आइटम में आप देखिए यार लिथियम लगता है, लिथियम बैटरीज आपने सुना होगा, या इन डिफरेंट वेज लिथियम इज यूज्ड। तो पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन दैट, एंड यू कैन सिक्योर योर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, योर इकोनॉमी, योर फ्यूचर बाय साइनिंग दिस अग्रीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख के रखिए, कहीं भी क्रिटिकल मिनरल्स का क्वेश्चन उठे, इंडिया चाइना का क्वेश्चन उठे, यू कैन यूज डिटेल्स फ्रॉम, राइट। नेक्स्ट है इंडिया यूएस रिलीज प्लान ऑन नेक्स्ट जेन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएस ने फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक नई कोलैबोरेशन साइन की है। ओपन रैन एक्सलरेशन रोड मैप साइन किया गया है। बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर की में आप समझ लीजिए कि इंटरऑपरेबिलिटी या नॉलेज शेयरिंग के लिए ये पैक किया गया है। आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि ओपन रैन रोड मैप जो है साइन किया गया है, राइट। दोनों कंट्रीज के बीच में इंडिया यूएस के रिलेशन कहीं भी आए या टेलीकॉम इंडस्ट्री पे कोई क्वेश्चन आए, यू नीड टू मेंशन दिस फैक्ट, राइट। ये आपको मार्क्स दिला। दिस इज जस्ट मेंट फॉर कोलैबोरेशन फॉर इंटरऑपरेबिलिटी, इकट्ठे मिलके काम कर सके उस टेक्नोलॉजी पे, एंड स्केल्ड डिप्लॉयमेंट्स, फिर उसे लोगों तक पहुंचा भी सके। बेसिकली दैट इज व्हाट दिस पैक्ट इज ऑल अबाउट, हमारी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर। 5G 6G की बातें कर रहे हैं तो वहां पे हमें ये रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पॉवर्टी से रिलेटेड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस या इकोनॉमी के क्वेश्चंस में पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या इवन ऐसे भी आ सकता है। ऑल एट ऑल प्लेसेस यू कैन यूज डाटा विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय नीति। तो नीति ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया पे अपना डाटा प्रेजेंट किया है, एंड व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट इंडिया ने पिछले कुछ 9 सालों में ऑलमोस्ट 25 करोड़ इंडियंस को आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकाला है, राइट। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? देखो, पॉवर्टी ट्रेडिशनली हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉवर्टी की बात करते थे, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। बट जैसे जैसे कॉन्सेप्ट इवॉल्व होते गए तो पता चला कि पॉवर्टी सिर्फ पैसे की नहीं होती है। लोगों के पास हेल्थ या अच्छा खाना नहीं होता, या क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती, या उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग नहीं होते। तो तब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बना कि हम सिर्फ पैसा नहीं देखेंगे बंदे के पास कितना है, बट क्या हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हैं। तो इसके अंडर मल्टीपल सब इंडाइसेस बनाए गए, जिसमें न्यूट्रिशन चेक होती है, मोर्टालिटी, चाइल्ड मैटरनल एडोलेसेंट मोर्टालिटी चेक होती है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस चेक होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं, बट अगर 5th क्लास तक की स्कूल जा रहे हैं, कोई यूज है? ना कोई एम्प्लॉयबिलिटी है, ना कोई स्किल है, क्या यूज है ऐसी पढ़ाई का? लिटरेट तो वो होंगे, लिटरेसी रेट आपकी कंट्री का 84% है, बट आर दे एबल टू यूज दैट लिटरेसी इन इन इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लाइफ्स? नो। इसीलिए ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए ये डिटेल्ड इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी। तो उसी बेसिस पे ये जज किया गया है। तो नीति आयोग ने कहा हमने 25 करोड़ के अराउंड इंडियंस को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अगर आप 2013 से 2022 का डाटा देखें, we have reduced the poverty head count from 29, almost 29% to 11%, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने हाफ कर दिया है। सो दिस इज अगेन अ वेरी मीन अचीवमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो का कॉन्सेप्ट। प्लीज चेक योर इकोनॉमी नोट्स इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स, पूरा पॉवर्टी पढ़िए, पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी हेड काउंट क्या है, पॉवर्टी कैलकुलेट कैसे की जाती है, कौन कौन सी रिलेटेड कमिटीज हैं, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू कवर इन योर इकोनॉमी बेसिक्स, राइट। आपको कोई भी इशू आए, जस्ट कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प यू स्टडी द कंसेप्ट्स, राइट।
तो इनको याद रखना है। एंड सबसे ज्यादा ड्रॉप किन स्टेट्स में देखा गया है? द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। जो बीमारू स्टेट्स हमारी होती हैं, विच आर नोन फॉर दिस इशू ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर एंड ऑल, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा पॉवर्टी में डिक्लाइन देखा गया है। तो ये बहुत अच्छा डाटा है, लिख के रखिए, बहुत एरियाज में आपको काम आ सकता है। सोसाइटी के आंसर्स, गवर्नेंस के आंसर्स, एथिक के आंसर्स, एनीवेयर यू कैन यूज दिस, राइट। नेक्स्ट, एआई। देखिए, एआई हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, धीरे धीरे ये ग्रो करता ही जाएगा। तो इसके ग्रो के साथ इसके इम्पैक्ट्स भी बढ़ेंगे, राइट। और सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या होगा? जॉब्स पे, स्पेशली मीनियल जॉब्स, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन क्रिएटिविटी नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व है, ऐसी बहुत सारी जॉब्स एआई की आने की वजह से खत्म। तो आईएमएफ का ये डाटा यही बता रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 40% ऑफ द जॉब्स वी विल बी लूजिंग टू एआई, राइट। बट आईएमएफ ये भी कह रहा है कि ये जितनी जॉब्स हम लूज कर रहे हैं उसमें से 50% ऑफ द जॉब्स को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है बाय इंटीग्रेटिंग एआई। प्रोडक्टिविटी का मतलब वही होता है, अगर आप ह्यूमन हटा देंगे, एआई लगा देंगे, तो उससे क्या होगा? टाइम टेकन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पैसा कम लगेगा, टाइम आपका काम जल्दी होगा। तो ये है कि इसका सॉल्यूशन यही है। 40% अगर आपके लोगों की जॉब्स जा रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट तो पहली इतनी है, इसका मतलब है अपस्किलिंग बहुत जरूरी है, राइट। अब आप मीनियल वर्क पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, यू हैव टू एक्वायर सच स्किल्स दैट मेक यू यूजफुल टू द वर्ल्ड, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू अर्न फ्रॉम, सो, राइट। दिस इज व्हाट इज, ये डाटा लिख के रखिए, आईएमएफ का एसेज में, आंसर्स में बहुत अच्छी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अगेन, बेसिक स्किल्स पुअर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट फिर से आ गई है। हर साल एसर रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है टू शोकेस द एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया, राइट। सो ये रिपोर्ट, फ्रेश रिपोर्ट अब रिलीज कर दी गई है। इस रिपोर्ट का नाम बियॉन्ड बेसिक्स है, राइट। ये याद रखना है प्लीज, इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। बियॉन्ड बेसिक्स इज अ रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कंडक्ट कौन कराता है? इस रिपोर्ट हर साल एनजीओ प्रथम, प्रथम नाम का एनजीओ है, वो कंडक्ट कराता है। स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 14 and 18, हमेशा उनको एनालाइज किया जाता है कि उन्होंने पढ़ाई तो की है, आर दे एक्चुअली लिटरेट, ठीक है। तो इस रिपोर्ट की लेटेस्ट फाइंडिंग्स क्या है कि इस साल भी वरीसम आउटकम्स ही हमको देखने को मिले हैं। द एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 14 and 18 आर वेरी पुअर। अगर हम देखें, 25% ऑफ द स्टडीड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे वर नॉट एबल टू रीड द टेक्स्ट इन देयर रीजनल लैंग्वेज इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप पंजाब से, आप पंजाबी ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूसरी हिंदी, इंग्लिश या एनी अदर लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी मदर टंग, अपनी रीजनल लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, राइट। मैथमेटिक्स में देखें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बच्चे वो बेसिक मैथमेटिक्स ही, यानी कि सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो मोर देन 42% ऑफ द चिल्ड्रन दे वर नॉट एबल टू रीड सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस, ठीक है। सो ये ओवरऑल शो करता है कि गवर्नमेंट एडुकेशन, बहुत क्लेम्स किए जाते हैं बट उसका एक्चुअल क्वालिटी इज वेरी वेरी पुअर, दैट मीन्स इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, ऑफ द नीडी पीपल इज वेरी वेरी लो, ठीक है। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, देयर लाइफ्स विल नॉट इम्प्रूव, राइट। सो हमारे जितना भी एजुकेशन सेक्टर, इतना गवर्नमेंट, इतना बड़ा सेक्टर बना हुआ है, दैट इज अल्टीमेटली प्रॉब्लमैटिक अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। बस एक पॉजिटिव आउटकम इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि अगर डिजिटल लिटरेसी की बात कीजिए, वो बहुत बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो इन्होंने एक्सेस किए, उनका ये पाया गया that 90% of those students were accessing smartphones and they were able to operate those smartphones also, ठीक है। बॉयज ज्यादा कर पा रहे थे गर्ल्स से कंपैरेटिवली, बट एवरीवन वाज डिजिटली, राइट। तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा फाइंडिंग है, हमारे आगे यूज आएगी, सो इसको लिख के रखिए आप। नेक्स्ट आर्टिकल, वन नेशन वन इलेक्शन अनडेमोक्रेटिक।
तो वन नेशन वन इलेक्शन, या इसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। यूपीएससी ऑलरेडी 3 बार इस पे लगातार मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। यू कैन एनी टाइम एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन अदर एग्जामिनेशंस एंड इन यूपीएससी एज वेल अगेन, क्योंकि ये न्यूज में है, दोबारा फिर पूछा जा सकता है। तो देखिए सितंबर 23 की कंपाइलेशन देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये कवर किया है कि व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसके इश्यूज क्या है, इसकी नीड क्या है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस देयर इन डिटेल। तो सितंबर कंपाइलेशन आप डाउनलोड कीजिए और उसमें इसके सारे डिटेल्स देख लीजिए। अगेन दिस इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.siddhipunjab। नहीं पता चले, जस्ट मैसेज ऑन दिस नंबर, राइट, 8837604500। नेक्स्ट है एफसीआरए लाइसेंसेस ऑफ 16,000 एनजीओज कैंसल्ड इन 9 years। तो होम मिनिस्ट्री ने ये डाटा दिया है विच शोज कि इन्होंने 16,000 से ज्यादा एनजीओज, इंडिया में जो एनजीओज ऑपरेट कर रहे हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, राइट। नाउ गवर्नमेंट तो कहती है कि ये जो एनजीओज हैं, या तो ये इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं, या इनकी फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, या ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हमने इनके लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं। सो सम ऑफ दीज एनजीओज इंक्लूड सीपीआर, नो राजीव गांधी फाउंडेशन, ऑक्सफैम इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी की रिपोर्ट्स देने के लिए, ठीक है। बट बाकी सिविल सोसाइटी का क्या कहना है कि गवर्नमेंट जो है इनको दबाने के लिए ये लाइसेंसेस कैंसिल कर रही है, ताकि ये जो एनजीओज हैं ये फ्रीली ऑपरेट ना कर सके, राइट। सो आप डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन की डिमांड यू कैन यूज दिस डाटा, बट ये डाटा लिख के रखिए, एनजीओज पे कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है उस तरीके से आप ये डाटा यूज कर सकते, राइट। देखिए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर भी लिखा, अमित शाह जी को लेटर भी लिखा कि हमें डीप कंसर्न है ऑफ such actions because these actions indicate that you are trying to snub the civil society, independent NGOs को दबाने की कोशिश की जा रही, राइट। तो आपके सामने जैसा क्वेश्चन हो आप ये डाटा, ये न्यूज आइटम उस तरीके से यूज कर सकते, राइट। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए ये भी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स 4 जनवरी टू 7 जनवरी की डिस्कशन में, प्लीज वहां पे देखिए आप जाके इसको। और इसमें जो नए इनिशिएटिव्स ऐड हुए हैं वो मैं आपको आज डिस्कस करूंगी। तो इस आर्टिकल में आया था एडिटोरियल में अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दैट व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये मैंने पूरा डिटेल में उस डिस्कशन में समझाया है, प्लीज वो आप चेक कीजिए। तो देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को फाइट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2016 में रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। इसका नाम याद रखिए, प्रीलिम्स में वैसे भी आ सकता है, जिसमें लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई थी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उनको मेडिसिन, एंटीबायोटिक स्पेशली नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इससे एएमआर जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो ये आप कैंपेन का नाम याद रखिए। आगे चल के हमको क्या करना चाहिए, देखिए एक यूके की स्टडी ने कहा है कि हम अपनी लेबलिंग, एंटीबायोटिक्स की अगर लेबलिंग अच्छी करें, वहाँ इंडिकेट किया जाए कि ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड वैसा तो ही लें, या चेकअप के बाद लें, ऐसा कुछ लेबलिंग कर सकते हैं, तो हम एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। सेकंड, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फार्मा कंपनीज, कस्टमर्स, इन सबको भी मिलके सारे रूल्स गाइडलाइन फॉलो करने चाहिए, ताकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन ना हो। ओनली व्हेन रिक्वायर्ड तभी आपको दवाई लेनी चाहिए, बिना बात के। और वैसे भी किसी भी बीमारी के लिए कोई भी दवाई ना ले, ठीक है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ओवरऑल कंट्री में एएमआर सर्विलेंस एंड रिसर्च नेटवर्क चलाना जरूरी है, ताकि कंट्री में क्या सिचुएशन चल रही है उसको स्टडी किया जा सके और उसे मैनेज किया जा सके, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिए एएमआर के आर्टिकल। नाउ इंडियन साइंस एंड रिसर्च स्ट्रगलिंग, ये एक एडिटोरियल आया था आपका। तो इस एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड फॉर यू। तो ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा था कि इंडिया की साइंस एंड रिसर्च जो है वो काफी पीछे चल रही है। इसके लिए इन्होंने क्या एग्जांपल्स दी, देखो ये कह रहे हैं कि इसरो, अगर आप देखें, हम इसरो को अपनी प्राइड मानते हैं, बट इसरो को अगर देखें पूरे वर्ल्ड में अभी भी ये 8th नंबर पे स्टैंड करती है इन दी नंबर ऑफ लॉन्चेस दैट वी आर डूइंग,
राइट? सो दैट मीन्स इट इज सिग्निफिकेंटली लैकिंग। न्यूक्लियर एनर्जी में देखिए हम बहुत अभी लेट कमर हैं। पहले तो हमने न्यूक्लियर टेस्ट ही बहुत लेट किए हैं, और उसके बाद अभी बहुत सारे टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स करने बाकी हैं, जिसके एरिया में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। थोरियम जो हमारे पास इतना हाई क्वांटिटी में है, उसको हम अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, राइट? एंड उसके बाद लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, जिनोम्स या रोबोटिक्स, ये सब में तो हम सिग्निफिकेंटली पीछे हैं। आप सबको ही पता है, टेलीकॉम सेक्टर हो या इन डिफरेंट वेज वी आर लैगिंग बिहाइंड इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? फिर आर्टिकल कहता है कि रीजंस क्या है इसके। सबसे बड़ा रीजन यही है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत कम है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडिया की स्पेंडिंग देखें एज अ परसेंट ऑफ इट्स जीडीपी, इट इज जस्ट 0.7%, whereas US 3.5% ऑफ इट्स जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है। तभी आप देखिए ये टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एवरीवेयर यूएसए succeeds any other country, and followed by China also 2.4% of the GDP they are spending. Israel की भी बहुत ज़्यादा spending होती है on R&D. I think it is 4.3%. I am not sure, but I think it is 4.3%. जो last data मैंने देखा था that was 4. तो इसीलिए आप देखिए इसराइल में some of the highest technology, drones, irrigation technology, water reuse, water desalination technology, डिफेंस की टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, आप पिगसस वगैरह आपने सुना होगा। तो दे आर क्रिएटिंग सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है? सो इंडिया के साइंस का पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण है ओवरऑल एक्सपेंडिचर इज लो। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर चाहिए होता है आपको अगर साइंस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं। 20 साल 25 साल तक आपको मे बी इनका रिजल्ट ना मिले, तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंडिंग हमारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को नहीं मिल पाती, राइट? एंड थर्ड मेजर इशू है, इंडिया में साइंस इज डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर। जैसे आप स्पेस देखिए, इसरो इज द मेन एजेंसी। आप प्राइवेट अभी देख रहे हैं कुछ ही सालों से, जब से इसरो इतना सक्सेसफुल हुआ है तब प्राइवेट एंट्री होनी शुरू हुई है। जबकि आप फॉरेन कंट्रीज में देखें, स्पेस एक्स, एलोन मस्क हो गया, दैट इज रिचर्ड ब्रांसन, आई थिंक, इन सब लोगों की बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है हर साइंस की फील्ड में। डिफेंस का फील्ड हो, रफेल वगैरह आप देखिए, स्पेस का फील्ड हो, या इन टेलीकम्युनिकेशन, हवाई हो गई चाइना की, ठीक है? इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू इट। जहां जहां पब्लिक सेक्टर होता है, इट इज मार्क्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, इनएफिशिएंसी, करप्शन, नेपोटिज्म। इस वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जबकि बाहर कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, और प्राइवेट का मतलब है कंपटीशन, प्राइवेट का मतलब है एफिशिएंसी, प्राइवेट का मतलब है इनोवेशन, प्राइवेट का मतलब है आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है? इसी वजह से बाकी कंट्रीज जो है वो बहुत आगे बढ़ पा रही हैं, जबकि इंडिया जो है इट इज लैगिंग बिहाइंड, राइट? सो ये पॉइंट्स आप अपने पास लिख के रखिए, यू कैन यूज इन एसेज एंड आंसर्स ऑल्सो। और पॉइंट्स जब आएंगे वी विल ऐड दैट। राइट नाउ, few articles that are important just for TPSC, other students might skip it. तो पंजाब की गवर्नमेंट ने 21 करोड़ रुपया लगाया है फॉर गिविंग टूल किट्स टू पंजाब स्कूल्स। टूल किट्स का क्या मतलब है? लर्निंग टूल्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, राइट? जैसे पपेट्स, पिन बॉलिंग सेट्स, पजल्स, ऐसा कुछ बच्चों को डिलीवर किया जाए कि लर्निंग आउटकम्स बेटर हो सके। जैसे हमने कहा मैथमेटिक्स में बच्चे पुअर हैं, इंग्लिश में बच्चे पुअर हैं, सो अगर आप उनको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, विद टूल्स पढ़ाएंगे, मैप्स, ग्लोब यूज करेंगे, यू नो ऐसी चीजें यूज करने से उनकी रिटेंशन पावर बढ़ सकती है। सो दैट इज व्हाट पंजाब इज ट्राइंग टू प्रोवाइड। 21 करोड़ इस चीज पे पंजाब ने लगाया है, राइट? यू कैन ऐड इट इन योर एजुकेशन स्कीम्स के सेक्टर में, ये डाटा आप ऐड। सेकेंड आर्टिकल, लुधियाना अमंग 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द कंट्री रिवील्स स्टडी, राइट? सो पोल्यूशन पे अनदर डाटा आया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है, विच सेज टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज में अगर आप देखें,
कंट्री में ओवरऑल लुधियाना वर्स्ट इम्पैक्टेड, अमृतसर, मंडी गोबिंदगढ़, ये तीनों सिटीज दे पंजाब में बहुत ज्यादा ओवर पॉल्यूटेड है। टॉप 20 में, कंट्री की टॉप 20 सिटीज में आती हैं दैट आर मोस्ट पॉल्यूटेड। राइट, आप देखिए टेक्सटाइल हब है लुधियाना, इंडस्ट्रियल हब है गोविंदगढ़ भी, स्टील इंडस्ट्री का हब है। राइट, अमृतसर ऑल्सो टूरिज्म हब है एंड अदर वेज में भी। दैट इज वाई दीज थ्री सिटीज आर सो पॉल्यूटेड दैट दे come in the top 20 most polluted cities of the Indian country. राइट, सो ये डाटा आप अपने आंसर्स में यूज कर पाएंगे। ओवरऑल इंडिया का देखना हो तो ऑब्वियसली दिल्ली से वो टाइटल कोई नहीं छीन सकता। दिल्ली इज द टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन दी इंटायर इंडिया। राइट, एंड फाइनली इंद्रपाल सिंह, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन कई कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है, और तो क्या इशू है इसका। इंद्रपाल सिंह इज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ पंजाब। पंजाब स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये अपॉइंट हुए हैं। राइट, देखिए आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में जानना, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। वो सारा मैंने 28 फेब की डिस्कशन में लास्ट ईयर डिस्कस किया था, दैट इज रेलिवेंट इवन टुडे ऑल्सो। सो आप फेब की कंपाइलेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें ये सारा डाटा आप कवर कीजिए। ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये नाम प्रीलिम्स के लिए याद रखें। Right, that is all for this discussion. If you have any doubt, any query, you want to discuss your preparation, anything you want to discuss, just message us on this number. We'll, you know, help you find out the solution. That is all for today. Thank you so much for joining.